दोस्तों, आज की कहानी में हम बात करेंगे उस शख्स की जिससे अमित शाह तक डरते हैं। हाँ, सही सुना आपने, डरते हैं। ये कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि यूथ फॉर द नेशन कहलाने वाले सोनम वांगचुक हैं। आपने अगर थ्री इडियट्स फिल्म देखी होगी तो उसमें आमिर खान का किरदार असल में इन्हीं से प्रेरित था। सोचिए, जिस आदमी की सोच ने बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक को जन्म दिया, उस आदमी से सरकार डर रही है। क्यों? क्योंकि ये आदमी सिर्फ किताबों और लैब में कैद नहीं है बल्कि ज़मीन पर उतरकर लोगों की लड़ाई लड़ता है। इस देश में जहाँ कोई सवाल करता है वहाँ डर और केस भेज दिए जाते हैं, और यही आज सोनम के साथ हो रहा है। सोनम वांगचुक की खासियत ये है कि वो सीधे बोलते हैं, ना गोलमोल ना राजनीति की भाषा, बस साफ साफ उनकी मांगे ही बहुत सीधी हैं। लद्दाख को संवैधानिक सुरक्षा मिले, वहाँ के पर्यावरण और संस्कृति की रक्षा हो और स्थानीय लोगों को रोजगार और शिक्षा के अवसर मिले। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बात हमारे संविधान और लोकतंत्र की आत्मा से जुड़ी है। लेकिन भाजपा समर्थक सोशल मीडिया पर पूरा जोर लगा रहे हैं कि वांगचुक को एंटी नेशन साबित किया जाए। लेकिन सोचिए, जो आदमी लद्दाख के बच्चों को मुफ्त में पढ़ा रहा है, जिसके प्रयोगों ने दुनिया को प्रभावित किया है, वही अचानक दुश्मन बन गया। सरकार का मकसद साफ दिख रहा है। जिन्हें चुप नहीं कराया जा सकता उन्हें बदनाम कर दो। अमित शाह और पूरी बीजेपी मशीनरी सोनम को चुप कराने में लगी है। क्यों? क्योंकि वांगचुक वही बोल रहे हैं जो आम लोग महसूस कर रहे हैं। बेरोजगारी, शिक्षा की कमी, पर्यावरण की बर्बादी। याद करिए, उन्होंने कितनी बार वीडियो में कहा था कि लद्दाख के पहाड़ सिर्फ सैलानियों के लिए फ़ोटो क्लिक करने की जगह नहीं है बल्कि ये हमारी पहचान है। उन्होंने कहा था कि अगर इनकी सुरक्षा नहीं हुई तो आने वाली पीढ़ियों के पास कुछ नहीं बचेगा, और यही बात सत्ता को चुभ रही है। अब हालात ये हो गए हैं कि सरकार सोनम की एनजीओ की फंडिंग रोक रही है, उनका लाइसेंस कैंसिल कर रही है और उन्हें हर तरफ से घेरने की कोशिश कर रही है। सोचिए, एक आदमी जो खुद वीडियो में कहता है कि मैं टैक्स देता हूँ, मैं इस देश का कर्जदार हूँ, उस पर आईटी रेट और नोटिस भेजे जा रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि मैं लद्दाख का शायद अकेला इंसान हूँ जो पूरी ईमानदारी से आयकर भरता हूँ। ऐसे इंसान को परेशान करना किसका नुकसान है? जनता का, सरकार का, या खुद देश का? और दोस्तों, यह सिर्फ सोनम की कहानी नहीं। बेंगलुरु की सड़कों पर हाल ही में हजारों युवा उतरे। क्यों? क्योंकि शिक्षा और रोजगार की मांग थी। लेकिन मोदी समर्थक चैनल्स ने तुरंत ये कह दिया कि अरे, ये तो कांग्रेस सरकार का फेलियर है। वाह भाई वाह! बेरोजगारी अगर बिहार में है तो नीतीश की गलती है, अगर बंगाल में है तो ममता की गलती है, अगर बेंगलुरु में है तो कांग्रेस की गलती है। लेकिन सवाल पूछे केंद्र सरकार से, अरे नहीं, वहाँ तो भक्तों की जुबान पर ताला लगा है। उसी तरह उत्तराखंड में भी यही हुआ। नौजवान सड़क पर उतरे क्योंकि उनके पास काम नहीं है, लेकिन सरकार को इससे काफ़ी फर्क पड़ा। वो सिर्फ ये देख रही है कि कौन सी पार्टी सत्ता में है और उसके खिलाफ नैरेटिव किसने बनाना है। अगला मुद्दा रोजगार, शिक्षा, भविष्य कहीं पीछे छूट जाता है, और यही तो सोनम कह रहे हैं। युवाओं की आवाज़ सुनो, उन्हें दिशा दो, वरना कल को यही बेरोजगारी आपकी नीतियों के खिलाफ सबसे बड़ा तूफान खड़ा करेंगे। अब मज़ेदार बात देखिए, नेपाल में भी युवाओं ने नौकरी और शिक्षा के लिए सड़क पर प्रदर्शन किया। वहाँ भी सरकार ने उन्हें दबाने की कोशिश की। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या भारत उसी रास्ते पर चल रहा है? अगर युवाओं की आवाज़ दबाई जाती है तो जो सवाल उठाएगा उसे एंटी नेशनल कह दिया जाएगा। तो फिर लोकतंत्र और तानाशाही में क्या फ़र्क रह जाएगा? सोनम वांगचुक यही तो कह रहे हैं कि समस्या को हल करो, उसे दबाओ मत। लेकिन शायद सरकार के कानों में ये आवाज़ पड़ ही नहीं रही। अब ज़रा सोचिए, जब कोई बाबा गोरखपुर में आकर राजनीति में एंट्री करता है तो उसे राष्ट्रीय हीरो बना दिया जाता है, लेकिन जब कोई वैज्ञानिक, शिक्षक और इनोवेटर सवाल उठाता है तो उसे विलन बना दिया जाता है। अब डबल स्टैंडर्ड क्यों? सोनम के काम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है, लेकिन अपने ही देश में उसे खतरा माना जा रहा है। यही तो सबसे खतरनाक ट्रेंड है। जिन्हें दुनिया सलाम करे उन्हें अपना ही देश अपराधी बना दे। दोस्तों, सच्चाई ये है कि अमित शाह और पूरी बीजेपी लीडरशिप को डर इस बात का है कि अगर सोनम जैसे लोग जनता के बीच ज़्यादा लोकप्रिय हो गए तो उनकी बनाई हुई राष्ट्रवाद की दुकान बंद हो जाएगी। क्योंकि असली राष्ट्रवाद वही है जो जनता के हक, रोजगार और पर्यावरण की बात करे, ना कि सिर्फ चुनावों नारों से जनता को बहलाए। यही कारण है कि सोनम जैसे लोग उनके लिए खतरा साबित हो रहे हैं, और इसलिए उनके खिलाफ आईटी, फंडिंग, लाइसेंस, बदनामी, हर हथियार का इस्तेमाल किया जा रहा है।
लेकिन सवाल ये है कि आखिर कब तक सरकार इस तरह का आलोचक को चुप कराएगी। सोनम वांगचुक सिर्फ एक नाम नहीं है, वो एक प्रतीक है उन सभी युवाओं के लिए जो सवाल पूछना चाहते हैं। सरकार चाहे जितनी कोशिश कर ले, लेकिन सच्चाई यही है कि जनता अब समझ चुकी है। जब बेरोजगार युवा सड़कों पर उतरेंगे, जब छात्रों की आवाज़ दबेगी नहीं, तब असली क्रांति होगी। और इस दिन अमित शाह और उनकी पार्टी को समझ आएगा कि असली डर सोनम वांगचुक जैसे लोगों से नहीं, बल्कि उस जनसैलाब से है जो सवाल पूछने निकला है। दोस्तों, आज की कहानी में हम बात करेंगे उस शख्स की जिससे अमित शाह तक डरते हैं। हाँ, सही सुना आपने, डरते हैं। ये कोई मामूली इंसान नहीं, बल्कि यूथ फॉर द नेशन कहलाने वाले सोनम वांगचुक है। आपने अगर थ्री इडियट्स फिल्म देखी होगी तो उसमें आमिर खान का किरदार असल में इन्हीं से प्रेरित था। सोचिए, जिस आदमी की सोच ने बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक को जन्म दिया, उस आदमी से सरकार डर रही है। क्यों? क्योंकि ये आदमी सिर्फ किताबों और लैब में कैद नहीं है, बल्कि ज़मीन पर उतरकर लोगों की लड़ाई लड़ता है। इस देश में जहाँ कोई सवाल करता है, वहाँ डर और केस भेज दिए जाते हैं, और यही आज सोनम के साथ हो रहा है। सोनम वांगचुक की खासियत ये है कि वो सीधे बोलते हैं, ना गोलमोल, ना राजनीति की भाषा, बस साफ साफ उनकी मांगे ही बहुत सीधी हैं। लद्दाख को संवैधानिक सुरक्षा मिले, वहाँ के पर्यावरण और संस्कृति की रक्षा हो, और स्थानीय लोगों को रोजगार और शिक्षा के अवसर मिले। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बात हमारे संविधान और लोकतंत्र की आत्मा से जुड़ी है। लेकिन भाजपा समर्थक सोशल मीडिया पर पूरा जोर लगा रहे हैं कि वांगचुक को एंटी नेशन साबित किया जाए। लेकिन सोचिए, जो आदमी लद्दाख के बच्चों को मुफ्त में पढ़ा रहा है, जिसके प्रयोगों ने दुनिया को प्रभावित किया है, वही अचानक दुश्मन बन गया। सरकार का मकसद साफ दिख रहा है। जिन्हें चुप नहीं कराया जा सकता, उन्हें बदनाम कर दो। अमित शाह और पूरी बीजेपी मशीनरी सोनम को चुप कराने में लगी है। क्यों? क्योंकि वांगचुक वही बोल रहे हैं जो आम लोग महसूस कर रहे हैं। बेरोजगारी, शिक्षा की कमी, पर्यावरण की बर्बादी। याद करिए, उन्होंने कितनी बार वीडियो में कहा था कि लद्दाख के पहाड़ सिर्फ सैलानियों के लिए फ़ोटो क्लिक करने की जगह नहीं है, बल्कि ये हमारी पहचान है। उन्होंने कहा था कि अगर इनकी सुरक्षा नहीं हुई तो आने वाली पीढ़ियों के पास कुछ नहीं बचेगा, और यही बात सत्ता को चुभ रही है। अब हालात ये हो गए हैं कि सरकार सोनम की एनजीओ की फंडिंग रोक रही है, उनका लाइसेंस कैंसिल कर रही है, और उन्हें हर तरफ से घेरने की कोशिश कर रही है। सोचिए, एक आदमी जो खुद वीडियो में कहता है कि मैं टैक्स देता हूँ, मैं इस देश का कर्जदार हूँ, उस पर आईटी रेड और नोटिस भेजे जा रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि मैं लद्दाख का शायद अकेला इंसान हूँ जो पूरी ईमानदारी से आयकर भरता हूँ। ऐसे इंसान को परेशान करना किसका नुकसान है? जनता का, सरकार का, या खुद देश का? और दोस्तों, यह सिर्फ सोनम की कहानी नहीं। बेंगलुरु की सड़कों पर हाल ही में हजारों युवा उतरे। क्यों? क्योंकि शिक्षा और रोजगार की मांग थी। लेकिन मोदी समर्थक चैनल्स ने तुरंत ये कह दिया कि अरे, ये तो कांग्रेस सरकार का फेलियर है। वाह भाई वाह! बेरोजगारी अगर बिहार में है तो नीतीश की गलती है, अगर बंगाल में है तो ममता की गलती है, अगर बेंगलुरु में है तो कांग्रेस की गलती है। लेकिन सवाल पूछे केंद्र सरकार से, अरे नहीं, वहाँ तो भक्तों की जुबान पर ताला लगा है। उसी तरह उत्तराखंड में भी यही हुआ। नौजवान सड़क पर उतरे क्योंकि उनके पास काम नहीं है, लेकिन सरकार को इससे काफ़ी फ़र्क पड़ा। वो सिर्फ ये देख रही है कि कौन सी पार्टी सत्ता में है और उसके खिलाफ नैरेटिव किसने बनाना है। अगला मुद्दा रोजगार, शिक्षा, भविष्य कहीं पीछे छूट जाता है, और यही तो सोनम कह रहे हैं, युवाओं की आवाज़ सुनो, उन्हें दिशा दो, वरना कल को यही बेरोजगारी आपकी नीतियों के खिलाफ सबसे बड़ा तूफान खड़ा करेंगे। अब मज़ेदार बात देखिए, नेपाल में भी युवाओं ने नौकरी और शिक्षा के लिए सड़क पर प्रदर्शन किया। वहाँ भी सरकार ने उन्हें दबाने की कोशिश की, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या भारत उसी रास्ते पर चल रहा है? अगर युवाओं की आवाज़ दबाई जाती है तो जो सवाल उठाएगा उसे एंटी नेशनल कह दिया जाएगा। तो फिर लोकतंत्र और तानाशाही में क्या फ़र्क रह जाएगा? सोनम वांगचुक यही तो कह रहे हैं कि समस्या को हल करो, उसे दबाओ मत। लेकिन शायद सरकार के कानों में ये आवाज़ पड़ ही नहीं रही। अब ज़रा सोचिए, जब कोई बाबा गोरखपुर में आकर राजनीति में एंट्री करता है तो उसे राष्ट्रीय हीरो बना दिया जाता है, लेकिन जब कोई वैज्ञानिक, शिक्षक और इनोवेटर सवाल उठाता है तो उसे विलन बना दिया जाता है।
अब डबल स्टैंडर्ड क्यों? सोनम के काम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है, लेकिन अपने ही देश में उसे खतरा माना जा रहा है। यही तो सबसे खतरनाक ट्रेंड है। जिन्हें दुनिया सलाम करे, उन्हें अपना ही देश अपराधी बना दे। दोस्तों, सच्चाई ये है कि अमित शाह और पूरी बीजेपी लीडरशिप को डर इस बात का है कि अगर सोनम जैसे लोग जनता के बीच ज़्यादा लोकप्रिय हो गए तो उनकी बनाई हुई राष्ट्रवाद की दुकान बंद हो जाएगी, क्योंकि असली राष्ट्रवाद वही है जो जनता के हक, रोजगार और पर्यावरण की बात करे, ना कि सिर्फ चुनावों नारों से जनता को बहलाए। यही कारण है कि सोनम जैसे लोग उनके लिए खतरा साबित हो रहे हैं और इसलिए उनके खिलाफ आईटी, फंडिंग, लाइसेंस, बदनामी, हर हथियार का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कब तक सरकार इस तरह का आलोचक को चुप कराएगी? सोनम वांगचुक सिर्फ एक नाम नहीं है, वो एक प्रतीक है उन सभी युवाओं के लिए जो सवाल पूछना चाहते हैं। सरकार चाहे जितनी कोशिश कर ले, लेकिन सच्चाई यही है कि जनता अब समझ चुकी है। जब बेरोजगार युवा सड़कों पर उतरेंगे, जब छात्रों की आवाज़ दबेगी नहीं, तब असली क्रांति होगी। और इस दिन अमित शाह और उनकी पार्टी को समझ आएगा कि असली डर सोनम वांगचुक जैसे लोगों से नहीं, बल्कि उस जनसैलाब से है जो सवाल पूछने निकला है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।